Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So my dear friends, this is Advocate समीउल्लाह डिंग। आज जो मेरा वीडियो का मेन मोटिव है वो ये है कि आज हम कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और मेरे एक दो ही टॉपिक्स होंगे। और ये जो वीडियो है ये किसको लेकर है, जो हमारी कंट्री इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो कन्फ्लिक्ट है उसको लेकर जो है हम डिस्कस करेंगे। और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो वीडियो है मेरा इसी को लेकर है कि आए दिन जो हम पहले भी जो है हमारा हमेशा जो है स्पेकुलेशन रहा है या आगे पीछे हम जो भी एनोटेशंस करते हैं रिगार्डिंग द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द न्यूक्लियर वॉर। एक्चुअल में हम न्यूक्लियर वॉर की तो बात बड़े जो है शोर शराबे के साथ करते हैं कि न्यूक्लियर वॉर होना चाहिए, हमारे पास बहुत ज़्यादा जो सोफिस्टिकेटेड वेपन्स है। हर एक पर्सन हर एक कंट्री जो है ये क्लेम करती है, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान की बात हो, चाहे वो वर्ल्ड में किसी भी कॉन्टिनेंट में किसी भी रीजन में जो बात की जा रही है, जब भी न्यूक्लियर वॉर की बात की जाती है तो वहाँ लोग उसको एक अफ़र्मेटिव तरीके से उसको जो है बात को रखते हैं। बट वो इस चीज़ के ऊपर कभी नहीं जाते हैं कि अगर न्यूक्लियर वॉर होता है, अगर कोई कंट्री कंट्री तो मैं नहीं कह सकता, मैं ये कह सकता हूँ कि जितने भी हम ह्यूमन बीइंग्स हैं इस अर्थ पे रह रहे हैं, हम कभी भी न्यूक्लियर किसी भी तरह का न्यूक्लियर वॉर को अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। और जो लोग ये बात करते हैं, मे बी दे आर नॉट दैट मच अवेयर अबाउट कि अगर न्यूक्लियर वॉर होता है देन व्हाट विल बी द रिpercussions ऑफ द न्यूक्लियर वॉर, व्हाट विल बी द आफ्टरमैथ ऑफ द न्यूक्लियर वॉर, कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहेंगे। सो आज जो है मेरा टॉपिक पहले वाला जो है वो यही रहेगा कि अगर न्यूक्लियर वॉर होता है किसी भी कंट्री के बीच में, उसके रिpercussions क्या रहेंगे, कॉन्सिक्वेंसेस आफ्टरमैथ क्या रहेगा। एंड देन जो सेकंड टॉपिक मेरा रहेगा वो इसको लेकर रहेगा कि रिसेंटली इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, वॉर तो मैं नहीं कहूँगा इसको, इस कन्फ्लिक्ट में व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ डेटरेंस। जो इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर इंडिया ने एक अच्छा स्टैंड लिया हुआ है, उसका इंटरनेशनल लॉ में क्या रेलेवेंस है, क्या वो डेटरेंस को कवर करता है। और हम सभी जानते हैं इंटरनेशनल लॉ में डेटरेंस का एक बहुत बड़ा एक इंडिस्पेंसिबल रोल है, डेटरेंस का इंटरनेशनल लॉ में। उसके साथ साथ ये है कि जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो कन्फ्लिक्ट काफ़ी टाइम से चला आ रहा है और आज हमने कुछ टाइम पहले कुछ दिन पहले हमने देखा कि ये काफ़ी जो है थोड़ा सीरियस हो गया। क्या ये एक एग्जाम्पल है ब्रिंकमैनशिप की, और ब्रिंकमैनशिप को भी हम डिस्कस करेंगे। ब्रिंकमैनशिप है क्या, व्हाट इज द रेलिवेंस ऑफ अ ब्रिंकमैनशिप एज फॉर एज इंटरनेशनल लॉ इज कंसर्न। उसके बाद जो हमारा टॉपिक मेन रहेगा, थर्ड वाला टॉपिक ये रहेगा कि क्या इज इट पॉसिबल कि दुनिया में कई क्या ये रियलिटी में क्या ये पॉसिबल है कि कोई भी कंट्री दुनिया में हो, कोई भी कंट्री आर दोज कंट्रीज आर दैट पर्टिकुलर कंट्री एट एन एब्सोल्यूट लिबर्टी टू वेग अ वॉर अगेंस्ट एनी पर्टिकुलर कंट्री अकॉर्डिंग टू द विम्स एंड फैंसीज ऑफ द फॉर्मर वन। क्या ये पॉसिबल है कि कोई भी कंट्री जो है एक्चुअल में जो एक्ट ऑफ एग्रेसर का रोल प्ले करती है, और एक्ट ऑफ एग्रेसर को भी हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, और क्या हर एक कंट्री के पास जिसके पास आज अगर एक सोफिस्टिकेटेड न्यूक्लियर वेपन्स है, एक वो पावरफुल कंट्री है, क्या वो इस लिबर्टी पे है, क्या वो पर्टिकुलर कंट्री इज एट लिबर्टी कि वो किसी कंट्री के अगेंस्ट वॉर के लिए जा सकती है। क्या ये पॉसिबल है, और क्या जो लॉ है इंटरनेशनल जो है हमारे इंटरनेशनल लॉ में कि जो उसको रूल को जो उस लॉ के अकॉर्डिंग उसको रोकता है। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे। बहरहाल पहला जो मेरा टॉपिक है, जो मैंने आपको बताया कि अगर न्यूक्लियर वॉर होता है, न्यूक्लियर वॉर के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। इससे पहले मैं आपके सामने एक ऐसा हॉरिबल फैक्ट लाना चाहता हूं जो मे बी बहुत सारे लोगों को पता नहीं हो, और हो भी हो शायद बहुत सारे लोग जानते भी हो। हम सभी जानते हैं 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी जो दो सिटीज है जापान की, उसके ऊपर जो है एटम बम जो है ड्रॉप किया था। और हमें पता है कि उस टाइम का एटम बम और आज के जो न्यूक्लियर वेपन्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और उसके बाद जो उस टाइम में जो एंड हुआ था, जो लोग वहाँ मरे इंस्टेंटली, वो तो ठीक है, वो हमें इस बात का हमें इस बात को हमें समझ हम आसानी से लेते हैं कि ऑब्वियस है न्यूक्लियर वेपन जब ड्रॉप किया गया तो इंस्टेंटली बहुत सारी डेथ्स हुई होंगी लार्ज स्केल में। बट व्हाट अबाउट दोज हु एक्चुअली वर द सर्वाइवर्स, उनके बारे में हमें बहुत कम नॉलेज है।
वो जो सर्वाइवर्स थे, उनके बारे में क्या था? वही फैक्ट मैं आपके सामने आज लेकर आया हूँ कि जो सर्वाइवर्स थे हिरोशिमा और नागासाकी में खासकर अगर 6 अगस्त 9 अगस्त 1945 में हुआ था, तो सितंबर के बाद जो है, वहाँ पे एक हॉरिबल सिचुएशन क्रिएट हुई थी और बहुत ही हॉरिबल सिचुएशन थी। वो ये थी कि वहाँ ये हुआ था कि सबसे पहले वहाँ का जो मेन मंज़र था, जो वहाँ का जो मेन अ, अगर हालात जो थे, वो ऐसे थे कि लोग जो बचे हुए सर्वाइवर्स थे, वो अगर कहीं कोई अगर रिवर बह रहा है, तो अगर वो कपड़े धो धो रहे हैं या अगर उस पानी का कोई इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो वहाँ क्या वो जो पूरा का पूरा जो रिवर था, वो डिकम्पोज़्ड डेड बॉडी से भरा हुआ था। उसके बाद जो प्लेग्राउंड्स थे, प्लेग्राउंड्स में भी जो है डेड बॉडीज़ पड़ी हुई थी और लोगों की ऐसी सिचुएशन थी कि उनके पास जगह नहीं थी। लोगों की खुद की अपने जो है उनके रिलेटिव्स थे या फैमिली मेंबर्स थे, उनकी बॉडीज़ को जलाने के लिए उनके पास जगह नहीं थी। तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया था, उन्होंने केरोसिन को या कुछ लकड़ियों को इकट्ठा कर लिया था और जो जगह थोड़ी बहुत अपने ही कहीं पे मिलती थी, उनको वहीं पे जला जला देते थे। तो ये सिचुएशन उस टाइम में थी, जब हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बम गिराया गया था। इतनी ज़्यादा लार्ज स्केल में इतनी ज़्यादा जो है डेथ्स हुई थी, जिसको हम एक हिसाब से हम कह सकते हैं इट वाज़ सम सॉर्ट ऑफ अ जेनोसाइड। उसके बाद जो लोग सर्वाइवर्स थे, सर्वाइवर्स की क्या सिचुएशन थी? सर्वाइवर्स की ये सिचुएशन थी कि शुरू में डॉक्टर्स को वहाँ पे क्या हुआ कि डॉक्टर्स को लगा कि लोगों में एक यूनिक से कुछ सिम्पटम्स फाउंड किए गए और यूनिक से जो सिम्पटम्स फाउंड किए गए थे, वो ये थे लाइक चक्कर आना या डायरिया या उसके बाद वीकनेस या बॉडी में पेन रहना या ब्लडी स्टूल्स जो है या नौशिया तो ये मेन जो है सिम्पटम्स आने लगे थे और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो उनकी जो इंजरीज थी जो बॉडी थोड़ी बहुत उनकी जली हुई थी वो इन्फेक्टेड हो रही थी और उनकी बॉडी पे कुछ तरह के अजीब तरह के कुछ स्पॉट्स देखे गए थे और वो स्पॉट्स भी जो है इन्फेक्टेड हो चुके थे और वो स्पॉट्स भी बढ़ रहे थे, उनका साइज बढ़ रहा था। और उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट जो उनमें जो देखा गया था वो था उनके बालों का गिरना, बहुत तेजी के साथ उनके सर के बाल गिर रहे थे, बहुत तेजी के साथ। और लाइक लंग्स इन्वॉल्व हो रहे थे, लंग्स के साथ साथ जो है उनका बहुतों को ये प्रॉब्लम आ रहा था कि विजन डिसेबिलिटी हो रही थी और ब्रेन डैमेज हो रहा था। सो ये सिम्टम्स जो जब स्टार्ट होने लगे तो फिर डॉक्टर्स को लगा कि मे बी कोई और फैक्टर रहा हो, मगर आहिस्ता जाके बाद में पता चला ये सब सिम्टम्स किसकी वजह से हो रहे हैं, ये हो रहे हैं रेडिएशन कंटामिनेशन की वजह से, रेडिएशन कंटामिनेशन की वजह से। और वो फॉरमोस्ट जो है आफ्टर मैथ था किसका, हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जो बम गिराया गया था उसका। ठीक है। और उसके बाद जैसे ही वो लोगों को सिम्टम्स जो है विजिबल होने लगे तो उनकी डेथ्स भी बहुत तेजी के साथ होने लगी। और ये सिम्टम्स अगर आप इमेजिन करो कि एक शख्स है जिसको ब्लडी स्टूल आ रहा है, एक शख्स है जिसको नौशिया आ रहा है, डिजीनेस फील कर रहा है और उसके लंग्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, उसको नज़र नहीं आ रहा है, भूख का ख़त्म होना, उसको भूख नहीं लग रही है, बॉडी में पेन हो रहा है, एक एक्सट्रीम लेवल पे। आपने देखा होगा कोविड के टाइम में हमें कुछ ही माइनर से सिम्टम्स आते थे तो हमारी क्या हालत हो जाती थी, हम कितना ज़्यादा पैनिक हो जाते थे। सोचो इस तरह के अगर जो है सिम्टम्स जो है उन लोगों ने अगर देखे होंगे तो उनकी क्या हालत रही होगी। और उनका अचानक से बॉडी का टेम्परेचर इतना इंक्रीज कर जाता था बहुत ज़्यादा और उसके बाद वो गिर जाते थे और अनकॉन्शियस होने के बाद उनकी डेथ हो जाती थी। और डॉक्टर्स जो वहाँ पे थे वो इस रफ्तार के साथ एक बॉडी से दूसरी बॉडी से तीसरी तीसरी बॉडी से चौथी बॉडी कैसे इस तेज़ी के साथ जा रहे थे सिर्फ ये कंफर्म करने के लिए ऑफिशियली वो डेड हुए हैं कि नहीं। तो सोचिए आप इमेजिन कर लीजिए कि ये उस टाइम की 1945 टाइम जो है जो फैट मैन और लिटिल बॉय ये कोड नेम थे दो बम्स के जो गिराए गए थे फैट मैन और लिटिल बॉय, क्या मंजर रहा होगा उस टाइम में। वो ये बात कर रहा हूं मैं सर्वाइवल्स जो थे न्यूक्लियर वॉर के उस टाइम में। उसके बाद जो है जब इनको पता चला इट इज बिकॉज ऑफ द रेडिएशन कंटामिनेशन, तो हालात और भी बदतर होते गए और लोग जो सुबह उठते थे तो वो सबसे पहले अपने बालों को चेक करते थे कि वो बाल उनके किस तेजी के साथ गिर रहे हैं ताकि वो कंफर्म कर सके उनके पास कितना टाइम है। सो यू कैन इमेजिन हाउ हॉरिबल दैट वाज। सो ये पहला आ गया, ये पहला जो मैंने आपको बताया कॉन्सिक्वेंस जो आफ्टर मैथ हो सकता है और उस टाइम हमारे सामने एक एग्जांपल है मैंने आपको बताया। दूसरा जो है वो है जो हम कह सकते हैं कि इंस्टेंटली क्या होगा कि जेनोसाइड और इकोसाइड।
जेनोसाइड में ये आया कि जहाँ लार्ज स्केल में ह्यूमन तो तब खत्म होगा ही होगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमैनिटी तो होगा ही होगा अगर न्यूक्लियर वॉर होता है, ऊपर वाला करे कि ना नहीं हो, कभी ऐसा ना हो। और सेकंड ये है कि जो हमारा जो नेचर है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि देयर इज ऑलवेज अ वेरी वेल इंटरेक्शन जो है और बैलेंस हम बनाने की कोशिश करते हैं हमारे आसपास जो हमारा इन्वायरमेंट है, हमारा इकोसिस्टम है और ह्यूमन बीइंग जो उसके साथ इंटरेक्ट करता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जेनोसाइड के साथ साथ इकोसाइड भी होगा। इकोसाइड पूरा का पूरा नेचुरल हमारा जो इन्वायरमेंट है, इकोसिस्टम है, वो कोलैप्स कर जाएगा और ह्यूमन बीइंग जो है जो वो भी खत्म हो जाएगा। वी कैन से द इंस्टेंट कॉन्सिक्वेंस एंड आफ्टरमैथ ऑफ न्यूक्लियर वॉर क्या हो सकता है कि ह्यूमन बीइंग विल बी ऑन द वर्ज ऑफ इट्स एनहाइलेशन। इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। जो हम बड़े आसानी से इसको डिस्कस करते हैं कि हाँ होना चाहिए, ये होना चाहिए, हमारे पास तो पोटेंशियल है, बट क्या हम रियलिटी में क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं? इज इट पॉसिबल? क्या हमारे लिए ये पॉसिबल है? क्या पॉसिबल है हमारे लिए कि अगर किसी तरह का न्यूक्लियर वॉर, गॉड ना करे कभी हो, हम सारे पीस में रहें? नहीं, टोटली हम नहीं कर सकते अफोर्ड। मैंने वही कहा, जब जेनोसाइड इकोसाइड होगा तो क्या रहेगा? फिर कुछ भी नहीं रहेगा। देन नेक्स्ट जो इसका कॉन्सिक्वेंस रहेगा वो क्या रहेगा? वो रहेगा न्यूक्लियर विंटर। और न्यूक्लियर विंटर का मोस्टली ये रहेगा कि जब फायर स्टॉर्म होगा, फायर स्टॉर्म के बाद बिकॉज ऑफ एक्सेसिव डस्ट एंड स्मोक, सनलाइट जो है वो पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, और जब सनलाइट पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा वो बहुत तेजी के साथ टेम्परेचर इंक्रीज डाउन हो जाएगा, टेम्परेचर डिक्रीज कर जाएगा बहुत तेजी के साथ, और जिसकी वजह से बहुत जल्दी बहुत जल्दी हमें एक एक्सट्रीम क्लाइमेटिकल कंडीशंस में जाना पड़ेगा। सबसे पहले बात आई ये कि हमें तो ये भी पता नहीं है कि किस तेजी के साथ हमारे पास जो न्यूक्लियर वेपन्स है, किसी भी कंट्री के पास है, वो कितनी तबाही जो है की कैपेबिलिटी रखते हैं। और हमें पता है कि हर एक कंट्री के पास जो है वेरी सोफिस्टिकेटेड वेपन्स है उनके पास। अब सोच इमेजिन भी नहीं कर सकते कहाँ 1945 और कहाँ आज का टाइम। और सबसे पहले मैंने वही कहा, जब जेनोसाइड इकोसाइड होगा तो कुछ तो रहेगा ही नहीं, और सर्वाइवर्स भी होंगे। तो मैंने आपको बता दिया कि उनके साथ क्या होने वाला है। हमने पिक्चर देखी हुई है 1945 के, अभी जो कॉन्सिक्वेंसेस मैंने आपको बताए कि हिरोशिमा और नागासाकी के लोगों के साथ क्या हुआ था, जो सर्वाइवर्स थे। और अगर इन केस कोई हम पे ऊपर वाले का कोई बहुत बड़ा ब्लेसिंग रहा अभी, तो हम जो है हम अगर सर्वाइव भी कर जाते हैं तो बिकॉज ऑफ द आफ्टरमैथ, वो क्या है जो मैंने आपको कहा न्यूक्लियर विंटर, उसका ये रहेगा कि एक्सट्रीम क्लाइमेटिकल कंडीशन हमें फेस करनी पड़ेगी, और इतनी ठंड और इतना ज़्यादा जो है हो जाएगा कि हमारे लिए कुछ भी उगेगा नहीं, सनलाइट पेनिट्रेट ही नहीं कर पाएगा, और सनलाइट उस हिसाब से उतर नहीं पाएगा, उस हिसाब से जो है उसमें घुस नहीं पाएगा, हमारे ज़मीन तक पहुंच ही नहीं पाएगा, तो कोई चीज़ उगेगी नहीं। तो फिर सोचो कि कितना एक एक एक्सट्रीम क्लाइमेटिकल कंडीशन हो जाएगी, हमारे लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर हम सर्वाइवल्स हुए तो है? तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है, इस चीज़ को बड़े ध्यान से हमें समझना है कि ये कोई ऐसा टॉपिक नहीं है कि जिसके ऊपर हमें बड़े एफर्मेटिवली जो है इसको हमें ओके करना है। हम हमेशा कोशिश करें कि दुनिया में पीस मेंटेन हो, और जिनके पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हो, वो न्यूक्लियर वेपन्स का और खासकर न्यूक्लियर एनर्जी का जो है वो अच्छे काम के लिए उसका इस्तेमाल कर सकें। तो आई होप कि ये टॉपिक आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ गया। हिरोशिमा नागासाकी में एक और चीज़ हुआ था, वो ये था कि मैक्सिमम लोगों के, जो मैंने आपको बताया हेयर का लॉस जो था उसमें था, दे ऑल वर बीइंग एक्सपोज्ड 47 का जो है एक न्यूक्लियर वेपन जो, और आज का। तो आप यू कैन इमेजिन, यू कैन मेक सम सॉर्ट ऑफ असेसमेंट कि हम हमारा तो वजूद ही नहीं रहेगा फिर, अगर ऊपर वाला ना करे ऐसा कभी कुछ हो। ओके, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट आया कि 1 मिनट। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट मैंने बताया था डेटरेंस को लेकर, कि जो इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर है, कि इंडस वाटर ट्रीटी को हम कभी इसको बीच कभी और डिस्कस करेंगे। इंडिया ने जो एक फर्म स्टैंड लिया है, एक फर्म स्टैंड लिया है इंडिया ने और इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर, ये एक एग्जांपल है डेटरेंस को लेकर। और डेटरेंस क्या है? डेटरेंस में मोस्टली क्या है कि इंडिया का हमेशा पॉलिसी रहा है, पॉलिसी हमेशा इंडिया का ये रहा है कि नो फर्स्ट यूज,
नो फर्स्ट यूज का मतलब यह है कि बेटा रुक जा, बेटा सुधर जा. So this is India's policy as far as proliferation treaty is concerned. Proliferation treaty is concerned, इंडिया का हमेशा नो फर्स्ट यूज रहा है, और वो तब अटैक करेगा अगर उसको लगता है कि उसका टेरिटोरियल इंटीग्रिटी या सोवरेनिटी जो है खतरे में है, तो इंडिया जो है फिर जो है रिप्लाई करेगा, तब तक रिप्लाई नहीं करेगा. सो नो डाउट वी इंडियंस are at the best and we have one of the finest foreign policy, और जो हमारा शुरू से ही रहा है, जिसके लिए हम इंडियंस जाने जाते हैं वर्ल्ड वाइड. तो अब ये जो डेटरेंस है, डेटरेंस का मतलब ये है कि डेटरेंस में क्या होता है कि जहां आप क्या करते हैं, जहां पे एक हुआ अटैकर और दूसरा हुआ डिफेंडर. अटैकर एंड डिफेंडर. अटैकर और डिफेंडर को जब भी हम देखते हैं इंटरनेशनल लॉ में डेटरेंस को, तो अटैकर और डिफरेंट ये डिफेंडर, इन दोनों को ये चीज़ें पता होती है, जिसको हम कहते हैं म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन. म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन. म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन का मतलब ये आया कि अटैकर और डिफेंडर दोनों को पता है कि अगर हम वॉर करते हैं तो 100% हम दोनों की डिस्ट्रक्शन होगी, तबाही होगी, कोई जीत नहीं पाएगा. ठीक है. तो वहाँ पे क्या होता है मोस्टली, जो पहला वाला इनका इंस्टांस रहता है वो ये रहता है कि वो हमेशा डेटरेंस वाली जो है इसको मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं, डराने के लिए, रोकने के लिए, ताकि और नुकसान ना हो, दोनों का नुकसान ना हो. तो वही है. तो मैं इसको एक डेटरेंस के बेस पे मैं लूँगा कि इंडिया ने जो एक फर्म स्टैंड लिया है, एंड आई स्टैंड विद इट. तो ये एक सम सॉर्ट इज अ गुड एग्जांपल ऑफ डेटरेंस एज फॉर एज इंटरनेशनल लॉ इज कंसर्न्ड. देन आपने अगर इंटरनेशनल लॉ में और चीज़ें अच्छे से पढ़ी होंगी कि यहाँ पे क्या हुआ था कि जो अभी अगर हम बात करें इंटरनेशनल लॉ में, किसी टाइम में हुआ था 1962 के टाइम में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ था. तो किसी और दिन उसको डिस्कस करेंगे डिटेल में. आज जस्ट एक कंसेप्ट है जिसको मैंने आपको बताना है. क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ था, और उसमें उसमें क्या हुआ था कि एक ब्लॉक था, वेस्टर्न ब्लॉक था, और दूसरा ईस्टर्न ब्लॉक था. यूएसए हेड कर रहा था एक साइड से, दूसरे साइड से सोवियत यूनियन हेड कर रहा था. तो उनके बीच में 1991 से लेकर खासकर 1945 के बाद, आफ्टर द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, कोल्ड वॉर काफ़ी टाइम टाइम तक 1992 1991 तक रहा था, कोल्ड वॉर रहा था. तो जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ था 1992 में, वहाँ पे दुनिया के लोगों को ये लग गया था कि इट वाज सम सॉर्ट ऑफ अ मिलिट्री रिटेलिएशन, और नॉट मिलिट्री रिटेलिएशन वी कैन से, बट अ मिलिट्री स्टैंड ऑफ बिटवीन टू माइटी मिलिट्री ब्लॉक्स जो थे. वन वाज हेडेड बाय द यूएसए एंड अदर वाज हेडेड बाय द सोवियत यूनियन. उनके बीच में हुआ था, एंड द सब्जेक्ट मैटर जो मेन जो है वो क्या था, फोकल पॉइंट, दैट वाज द क्यूबा. क्यूबा के बीच, क्यूबा को लेकर हुआ था. और लोगों को लगा था कि मे बी जो है वर्ल्ड इज ऑन द वर्ज ऑफ दिस थर्ड वर्ल्ड वॉर. उनको लग रहा था, लोगों को भी बड़ी एट एट अ वेरी ब्रिंक पॉइंट, किसी भी टाइम में जो है वॉर हो सकता है. तो उसको दोनों कंट्रियों ने इतना ज़्यादा, दोनों ब्लॉक्स ने इतना एस्केलेट कर लिया था. 13 दिन का हुआ था वो. 13 दिन में वो इतना ज़्यादा एस्केलेट टेंशन हो गई थी, इतनी ज़्यादा वो एस्केलेट कर गई थी कि किसी भी टाइम में वॉर हो सकती थी. वो ब्लॉक्स के बीच में थर्ड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाती. So that is a best example of a brinkmanship, and this there is a relevance of a brinkmanship as far as uh, historical politics is concerned. तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में भी कुछ हद तक हम इसको कह सकते हैं इज अ गुड एग्जांपल ऑफ brinkmanship, क्योंकि हाँ, नो डाउट वी आवर कंट्री, हमारी कंट्री और पाकिस्तान के बीच में तो बहुत बड़ा डिफरेंस है. इंडिया इज बीइंग एन्यूमरेटेड अमंग, अभी भी है, among one of the most powerful countries as far as economy is concerned. और बहुत सारे जो है स्पेयर ऑफ लाइफ में, या हम देखें रेफरेंसेस को अगर हम देखें, तो इंडिया बहुत आगे है, पाकिस्तान तो बहुत ज़्यादा पीछे है, बहुत ज़्यादा पीछे है. और ये हम सभी जानते हैं कि एक अच्छा खासा जो है इसके ऊपर अ, बताया भी गया है, फोरकास्ट भी किया गया है कि आने वाले टाइम में बाय 2047 और 50 इंडिया जो है एशिया में वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इकोनॉमीज, और जो है पावरफुल में जो है इन्यूमरेट किया जाएगा. हाँ, इकोनॉमी को ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ये हो सकता है कि हमारा थोड़ा पेस स्लो रहे, मगर हाँ, बाकी चीज़ों में मिलिट्री
बेस पे हम देखें, डिफेंस को लेकर देखें, तो इंडिया जो है compete करेगा चाइना को एक ठीक ठाक जो है लेवल पे जाके। तो ये हम सभी को पता है। बट ये जो कन्फ्लिक्ट हुआ इस अभी रिसेंटली कुछ डेज पहले, वो जो चला आ रहा है, एक तरह का हम कह सकते हैं, एक थोड़ी बहुत एक वॉर लाइक सिचुएशन जिसको सभी लोग कहते हैं कि वॉर लाइक सिचुएशन नहीं होती है, इट्स सम सॉर्ट ऑफ अ कोल्ड वॉर हम कह सकते हैं, नॉट दैट मच बट वी कैन टर्म इट एज अ कोल्ड वॉर। सो ये ब्रिंकमैनशिप ही है, जहाँ पे दोनों कंट्रीज ने इतना ज़्यादा एस्केलेट कर लिया था कि किसी भी टाइम में जो है वो आपस में भिड़ सकते थे, एक्चुअल वॉर हो सकती थी। जो कन्फ्लिक्ट है, तो ब्रिंकमैनशिप की एग्जांपल है, मगर इंडिया ने उसमें एक बहुत ज़बरदस्त स्टैंड लिया डेटरेंस का। इंडिया, मैंने वही कहा कि हमारी कंट्री हमेशा अपनी फॉरेन पॉलिसी के लिए जानी जाती है, एंड जिसकी वजह से ये जो है डी एस्केलेट हो गया, और ये बहुत अच्छी बात रही। ओके, तो आई होप कि ये आपको कुछ हद तक ये चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। देन मेरा थर्ड टॉपिक था जिसको मैं डिस्कस करने वाला था, वो ये था कि दुनिया में is there any country or is it possible for any particular country कि that particular country can wage a war or go for a or uh, indulge in some sort of a war like situations कि according to uh, the whims and fancies of that particular country, क्या वो पॉसिबल है कि अपनी मर्जी से कोई भी कंट्री वो किसी भी कंट्री के ऊपर वॉर कर सकता है? क्या पॉसिबल है? क्या कोई चीज़ उसको रोकती है? हम सभी को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि सबसे बड़ा लॉ है दैट इज इंटरनेशनल लॉ, और नो डाउट इंटरनेशनल लॉ जो है वो बड़ा वीक लॉ है। अब यहाँ पे क्या हुआ था 1949 में, 1949 में डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ स्टेट, एक आर्टिकल है उसमें, आर्टिकल 14, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। उस आर्टिकल में क्या कहता है वो? उस आर्टिकल में कहता है कि जब भी आप किसी कंट्री के साथ डील करते हैं, आपने डील करना है नो डाउट, बट याद रखिए कि every country's sovereignty is subject to the supremacy of international law. Every country's sovereignty is subject to the supremacy of international law. That doesn't mean कि कोई कंट्री अगर सोवरेन है, सोवरेनिटी हमें हम सभी जानते हैं इज वन ऑफ द मोस्ट एंड वन ऑफ द सिग्निफिकेंट एलिमेंट ऑफ अ स्टेट, स्टेट बीइंग अ ऑफिशियल कंट्री जिसको हम सभी जानते हैं। तो सोवरेनिटी जो एक एलिमेंट है स्टेट का, सोवरेनिटी मीन सुपर पावर। एक ऐसी कंट्री जो फुल फ्लेज एक ऑफिशियली एक कंट्री है, और वो अपने इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर्स जो है वो खुद ही डिसाइड करती है, उसके पास फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर है, उसके पास सोवरेनिटी है, सोवरन है, इंडिपेंडेंट है एक्सटर्नली और इंटरनली। तो एक जो कंट्री जो एक सेल्फ रिलायंट है, सोवरन है, सोवरेनिटी है उसके पास, फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर है उसके पास। तो ये आर्टिकल 14 क्या कहता है? आर्टिकल 14 ये यहाँ पे कहता है कि वो जो सोवरेनिटी उस कंट्री की रहेगी, दैट विल बी सब्जेक्ट टू द सुप्रीमेसी ऑफ इंटरनेशनल लॉ। दैट डजंट मीन कि वो कंट्री इंफीरियर है, नो। हियर यू शुड अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ को इसलिए बनाया गया है ताकि दुनिया में पीस रहे, और बहुत सारी कंट्रियां हैं उनकी सोवरेनिटी बची रहे। किसी कंट्री, पर्टिकुलर कंट्री की सोवरेनिटी को रेस्पेक्ट करने के लिए, उसकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को बचाने के लिए इंटरनेशनल लॉ वजूद में आया है, और इसीलिए ये आर्टिकल को लाया गया है। इस आर्टिकल, नो डाउट दिस आर्टिकल हैज नो लीगल बाइंडिंग फोर्स, ये क्रिएट नहीं करता है लीगली। ये आर्टिकल जो है लीगली किसी स्टेट को बाइंड नहीं करता है, लीगली इसकी कोई रेलिवेंस नहीं है, बट बना हुआ है। ये एक प्रिंसिपल है जो इंटरनेशनल लॉ में हर एक कंट्री को फॉलो करना है। अपने आप को कहीं ना कहीं, अपनी सोवरेनिटी को इस हिसाब से पेश करना है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज कीजिए दो कंट्रियां हैं, और एक कंट्री है, बी कंट्री है, और एक कंट्री बी कंट्री के ऊपर अटैक करती है, उसकी टेरिटोरियल सोवरेनिटी को हार्म करने की कोशिश करती है। तो जो वो ए कंट्री है, ए कंट्री जो है उसको रोकेगा आर्टिकल, ये आर्टिकल 14, क्योंकि आर्टिकल 14 यहाँ पे क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि भाई आपका जो, आप तो सोवरन हो, बट दैट डजंट मीन कि आपको वो एब्सोल्यूट पावर नहीं देता है कि आप कुछ भी करेंगे, नहीं। वो वहां पे क्या कर रहा है? वो ये कह रहा है कि आपकी सोवरेनिटी जो है दैट इज सब्जेक्ट टू द लॉ, इंटरनेशनल लॉ।
तो इसका मतलब है देखिए कितनी ब्यूटीफुल तरीके से इसको ड्राफ्ट किया गया है ताकि जस्टिस रेंडर हो, ताकि दुनिया में कोई भी कंट्री एक्ट ऑफ एग्रेशन ना कर पाए, जो हमारी बहुत बार हमारी जो है नेबर कंट्री पाकिस्तान ने कोशिश की हुई है। मैं तो उसको कंट्री उस हिसाब से डिनोट नहीं करता। पाकिस्तान के लिए हम यही कह सकते हैं इज़ नॉट दैट मच कि हम उसको उस हद तक हम इसको एक कंट्री ऑफ़िशियली तो नहीं कह सकते हैं। एक ऑफ़िशियली स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट स्टेट आप इसको टर्म कर सकते हैं। जिसने एक हद ख़त्म कर दी है कि ना इंटरनेशनल लॉ की प्रिंसिपल्स की वैल्यू कभी की और हर एक लॉ को तोड़ता रहा ये। तो इसीलिए ये आर्टिकल 14 को लाया गया। तो आई होप कि मेरे कुछ जो भी आज के टॉपिक था, आई होप कि मैं बड़े अच्छे से आपको थोड़ा बहुत नॉलेज अपना पास ऑन कर पाया। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम मिलेंगे श्योरली, कुछ और चीज़ों को लेकर हम डिस्कस करेंगे, टॉपिक्स रहेंगे। तो तब तक के लिए सी यू सून, ब्लेस यू ऑल एंड बाय।